नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा एक ऐसा मंच जो प्रोग्रेसिव राजनीति के लिए आपको आगे ले जाना चाहता है। मेरे साथ इस समय महोबा जिले के बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की राजनीति इस समय चल रही है और वो किस तरीके का बदलाव चाहते हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अध्यक्ष तरह जी, का किस कार्यक्रम तरीके से आयोजित करने के लिए। आईपा जो हमारा काम कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? किस तरीके का है ये लोगों को आगे लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कि आईपा के द्वारा प्रगतिशील राजनीति के विषय में विचार किया जा रहा है, तो ये एक अच्छा आपका कदम है ताकि लोगों को जो वास्तविक राजनीतिक नज़रिया है, जो होना चाहिए लोगों का, वो निकल कर सामने आ सके। जबकि राजनीति की आड़ में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीति की आड़ में दबा दिए जाते हैं या उसके पीछे छुपा दिए जाते हैं और किसी अलग तरीके के मुद्दों को आगे लेकर आया जाता है। अध्यक्ष जी, एक सकारात्मक कदम होगा। जिस तरीके से देश की राजनीति का जो तरीका प्रचलन में है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? और अगर संतुष्ट नहीं हैं तो कितना संतुष्ट नहीं है और कितना इसमें बदलाव, किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? देखिए, जो अभी कुछ सालों से राजनीतिक माहौल बनाया गया है या बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो राजनीति का हिस्सा नहीं है। और जो हमारी संविधान में मूल भावनाएं दी गई थी, उन मूल्यों से हट कर के किन्हीं दूसरे गैर मूल्यों की राजनीति इस समय लाई जा रही है। हमारे संविधान में एक बिल्कुल स्पष्ट एक चैप्टर जोड़ा गया, एक अनुच्छेद जोड़ा गया। उसमें राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का स्पष्ट व्याख्यान किया गया है कि एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक अच्छी सरकार कैसी होगी, एक जन कल्याणकारी सरकार कैसी होनी चाहिए। लेकिन उन सब मूल्यों का कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जाता और लगातार राजनीति उन मुद्दों से हटा करके, उन मूल्यों से हटा करके किन्हीं दूसरे मुद्दों पर की जा रही है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। और क्या बहुत ज़्यादा क्या, मैं तो पूरी तरह संतुष्ट ही हूँ। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से हर राजनीतिक दल जो है अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव जो लड़े जाते हैं वो लोकतांत्रिक मूल्यों को किनारे करके लड़े जाते हैं। नहीं, चुनाव क्या, चूँकि हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट पोल सिस्टम लागू है, तो जिसको बहुमत से ज़्यादा बहुमत मिल जाता है या मेजॉरिटी में आ जाता है, तो वो यहाँ पर सरकारें बनाता है। अब राजनीतिक दल जो है अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, तो किसी हद तक वो मतलब बहुत प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों का कहीं ना कहीं अपने अंदर तो पालन करते हैं। वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा हद तक तो होता ही है, क्योंकि तमाम ऐसे सांगठनिक पद हैं जो बांटे जाते हैं, तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत ही होते हैं। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं हमें लोकतांत्रिक मूल्य दिखाई दे रहे हैं। और ये खैर गिरावट तो आई है हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में, और वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों के इतर ही चुनाव कराए जा रहे हैं और इतर ही बात की जा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव सर पे है, कुछ ही महीनों में होने वाला है। ऐसे में ज़्यादातर देखा जाता है कि स्थानीय मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है, जाति या अन्य मुद्दों को ले लिया जाता है। क्या कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की जो विरासत रही है हजारों सालों से, तो उनमें ये सब धर्म, जाति, समाज, लिंग, भाषा, धर्म, क्षेत्र, ये सब ऑलरेडी व्याप्त रहे हैं। इनके लिए दोषी कौन है? देखिए, दोषी हमारी, मैंने बताया ना कि हमारी ये विरासत रही है। अब भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन सब चीज़ों के मतभेदों को हटाने के लिए बहुत हद तक अपना सकारात्मक प्रयास किया था, लेकिन कुछ राजनीतिक परजीवियों ने उस मुद्दों का लाभ उठाने के लिए गैर राजनीतिक तरीके इस्तेमाल किए और उन मुद्दों को दोबारा लाया जा रहा है। और जब तक हम संविधान की जो मूल भावना है उसके तहत अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को लागू नहीं करेंगे, तो ये मुद्दे लगातार आगे आते रहेंगे। और जो स्थानीय मुद्दे हैं और जो संविधान हमको इजाज़त देता है जन कल्याणकारी सरकार बनाने की, वो मुद्दे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जाते ही रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन के अन्य जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो कैसे मेन लाइन में आ सकते हैं? देखिए, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि चूँकि हमारे लोगों को संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई कि वहाँ पर जन कल्याणकारी सरकार के लिए, आपको ही पता है कि आर्टिकल 21A जोड़ा गया ताकि मूलभूत शिक्षा जो है उपलब्ध कराई जा सके, और चिकित्सा जो है, जो बेसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो उनको मिल सकें। लेकिन आपने देखा कि कुछ मार्केट के माफियाओं ने
पूंजीपतियों ने इसका व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण कर दिया और शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य लगातार, चिकित्सा लगातार महंगी होती जा रही। तो जो बेसिक नीड्स की ज़रूरतें थीं, जो शिक्षा लोगों को बहुत ही कम दामों पर या निःशुल्क मिलना चाहिए थी, स्वास्थ्य लोगों को या चिकित्सा सुविधा बिल्कुल निःशुल्क मिलना चाहिए था, वो अब आम लोगों की पहुंच से परे किया जा रहा है। तो एक सोची समझी साजिश के तहत और इसका व्यवसायीकरण एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, जबकि जन कल्याणकारी सरकारों का ये दायित्व तो नहीं होता है। उनका ये दायित्व तो होता है कि ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं लोगों को निःशुल्क और अच्छी तरीके से मुहैया कराई जा सके। ये मूल मुद्दे जो हैं, जो कैसे राजनीति में आगे आएंगे, कैसे लोग इसका फायदा उठा पाएंगे? देखिए, दो चीज़ें होती हैं कि हमको, पब्लिक को, आपने जैसे बताया कि आपका जो प्रगतिशील राजनीतिक जो आपने ये जो भी आपका प्रोग्राम चल रहा है, इसके माध्यम से लोगों को इतना जागरूक करना होगा, जनता को इतना जागरूक करना होगा कि वो अपने मूल मुद्दों के लिए ही वोट करें या विचार करें। लेकिन होता क्या है कि जैसे चुनाव आता है तो इन सब मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया जाता है और इन मूल मुद्दों से, इन मूल मूल्यों से इतर कहीं धर्म की राजनीति, कहीं जाति की राजनीति, कहीं क्षेत्र की राजनीति पे लोगों को ढाल दिया जाता है। अभी आपने देखा कि महंगाई लगातार चरम पे है, शिक्षा का बुरा हाल है, नौकरियां लोगों को मिल नहीं रही हैं और जो भी नौकरियों के लिए वैकेंसियां निकलती हैं उनके पेपर पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं, पेपर पर्चा आउट हो जाता है। तो ये जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे लोगों को एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूँगा, आपको बुरा लग सकता है कि मीडिया की भी अच्छी खासी एक भूमिका होती है, और जबकि मुझे बिल्कुल आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं जी माफियाओं की और राजनीतिक माफियाओं की जो एक गठबंधन बन गया है, एक नेक्सस बन गया है। सर, हमारा जो चैनल आया है सिर्फ इसीलिए आया है कि जो मूल मुद्दे हैं उनको उठाया जा सके, लोगों के बीच में ले जाया जा सके और लोगों को दिखाया जा सके, इसीलिए हम लोग आए हैं सर। अगर आप ये अच्छा प्रयास कर रहे हैं और मैं तो यही कामना करता हूं कि इन सब प्रयासों पे आप सफल हो, ताकि जो एक धुंधली तस्वीर बनी हुई है भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो संविधान में वर्णित है, उसका चेहरा ऐसा नहीं है। उसका चेहरा बाकी, आपने देखा कि जैसे ही चुनाव आता है तमाम राजनीतिक दल लोक लुभावने वादे शुरू कर देते हैं, एक चुनावी घोषणा पत्र जारी कर देते हैं। किसी घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है। संविधान में वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर संविधान, उन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अगर आप इन मूल्यों के लिए कार्य करते हैं तो इससे अच्छी जन कल्याणकारी सरकार हो ही नहीं सकती। तो उन मुद्दों पर ही अगर सरकार पूरी तरह काम कर ले तो किसी घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है। और मैं तो आपसे ये चाहूंगा कि लोगों के बीच में आप उन तत्वों को, उन मूल्यों को आप लोगों के समक्ष रखें तो लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी कल्याणकारी सरकारें चल रही हैं। और जनता स्वतः, संविधान निर्माताओं ने कहा था कि अगर इन मूल्यों को लोग लागू नहीं करेंगे तो वो जन कल्याणकारी सरकार नहीं होगी और जनता स्वतः ही उनको उतार फेंकेगी। तो इन्हीं मूल्यों के लिए हमको बेसिकली काम करना चाहिए। अभी कोई भारतीय जनता पार्टी का भी अभी उन्होंने एक कोई प्रोग्राम लॉन्च किया, उसमें घोषणा पत्र जारी होने, कांग्रेस पार्टी भी फ्री चल रहा है, जबकि फ्री जो चीजें होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा, वो लगातार महंगी हो रही हैं। और जिन चीज़ों के लिए लोगों को समर्थ बनाया जाना चाहिए उसके लिए लोगों को अपाहिज लगातार किया जा रहा है। तो बिल्कुल जिस तरीके से नोटा आया, लोग वोट करते हैं, संतुष्ट होके करते हैं, लेकिन सपने पूरे हों इसके लिए लोग वोट करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन कशिश रह जाती है, लोगों के सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को सपने ही दिखाए जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलत बात है कि सपने में नहीं लोगों को रहना चाहिए। क्योंकि ये कोई, जब राजनीतिक सरकारें चलेंगी, लोकतांत्रिक सरकारें चलेंगी तो उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि वो आकर के एकदम ऐसे कुछ कर देंगी। और लेकिन लोग भावनाओं में बह जाते हैं, उनको मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से इतने सब्जबाग दिखाए जाते हैं कि वो लोग, पब्लिक ये मान लेती है कि बस अब एकदम विकास की बयार बह जाएगी। और फिर सरकार बाद में जब आती है तो उनके पास सीमित संसाधन होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत जो आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है, अब लगातार दूसरी तरफ फ्री बांटने का तमाम चीज़ों की घोषणा की जा रही हैं। अगर इसके विपरीत जब हम देखेंगे कि आर्थिक व्यवस्था के तहत ही तो हम कुछ चीज़ बांट पाएंगे, अगर ये लगातार हम वादे करते रहेंगे फिर हमारे पास इतना धन होता नहीं है। जब सरकारें बनती हैं तो फिर वो अपने वादों से मुकर जाती हैं, तो फिर जनता के पास क्या होता है कि अब दूसरी सरकार को ट्राई कर लिया जाए, दूसरे को मौका दिया जाए। इन्हीं सब भावना के तहत तो खिलवाड़ राजनीतिक दल, मीडिया और
टीवी विज्ञापनों के माध्यम से गठबंधन करके उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो जब वो भावनाएं उनकी ठगी जाती हैं, लोग जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है, तो फिर वो परिवर्तन लाती है। इसी बिल्कुल, जिस तरीके से युवाओं को नेतृत्व, युवा आगे आ रहे हैं, तो युवाओं को नेतृत्व देना कहाँ तक सही है? क्या युवाओं को आगे आकर राजनीति करनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए? स्वाभाविक है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, और भारत विश्व में सबसे युवा देश माना जाता है, और युवाओं को लगातार मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर वो किसी दूसरी दिशा में मुड़ सकते हैं। तो युवाओं को हर क्षेत्र में लगातार मौका देना चाहिए, और राजनीति में भी मौका देना चाहिए। जिस हिसाब से युवा आगे आए हैं, और तमाम आपने स्टार्टअप्स देखे हैं, मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट देखे हैं, उनमें तमाम युवाओं ने अच्छा अच्छा काम किया है। अभी आपने देखा कि चाहे गूगल के CEO हों, चाहे फेसबुक के हों, चाहे अभी ट्विटर के हों, तो तमाम युवा ही आगे बढ़े हैं, और राजनीति में भी तमाम युवा आगे आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो पुराने राजनेता होते हैं, जो परंपरागत राजनीति करते आ रहे हैं, तो वो अपना बैटन जो है अपने लड़के के हाथ में थमा के जाना चाहते हैं। तो जो 10 साल से 15 साल से पीछे राजनीति में है, और वो तमाम विभिन्न पदों में रहा है, तो वो चूँकि हमारे यहाँ आपने देखा है कि चुनाव में तमाम बेतहाशा खर्च भी होता है, और उनकी अप्रोच भी बढ़ जाती है। तो उसके तहत जो स्थापित नेता होते हैं, वो जो अपना बैटन है वो किसी नए युवा को नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि मैं ये मसाल, अपना बैटन जो है अपने ही परिवार के, अपने ही पीढ़ी के किसी को देकर जाऊं। इस वजह से जो प्रतिभाशाली युवा हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। लेकिन ये निरंतर प्रयास होना चाहिए कि हम युवाओं को मौका दें, और वो अच्छा करेंगे, निसंकोच अच्छा करेंगे। चाहे भारत की आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे 1977 की इमरजेंसी की लड़ाई रही हो, तो हमेशा युवा आगे आए हैं, और युवाओं ने इस देश को बदलने का हमेशा काम किया। तो युवाओं को मौका तो दिया ही जाना चाहिए। देखिए, अगला सवाल है, आरक्षण या धार्मिक मुद्दों पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, भारत में मैंने आपको बताया कि भारत की विरासत रही है, जिसमें तमाम जातियां, तमाम धर्मों के और लिंग, भाषा, इस आधार पर तमाम प्रकार के भेदभाव लगातार होते रहे हैं। लेकिन संविधान ने हमको ऐसी व्यवस्था दी जिसके तहत इन सब भेदभावों को न किया जाए। लेकिन आपने देखा कि तमाम हजारों सालों से कुछ लोगों को इस देश में समानता का दर्जा नहीं था, और उनको हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर ही रखा गया। तो उनको समानता लाने के लिए, जो कि संविधान की मूल भावना प्रस्तावना में भी है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित हम यहाँ पर व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। तो समता कैसे आएगी? तो जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको एक एक्स्ट्रा हमको बाईपास देना पड़ेगा, ताकि वो लोग आगे आ सके। उसके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अब जब संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी तो 10 सालों के लिए की गई थी। लेकिन ये जो यहाँ पर सरकारें बनी, उनका ये नैतिक दायित्व था कि 10 साल में उनको वहाँ पर ला करके बराबर में खड़ा रख दिया जाए। लेकिन ये निरंतर सरकारों ने ये नहीं किया, ताकि उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। इस वजह से लोग लगातार पिछड़ते चले गए। तो अभी भी तमाम, आप देखेंगे, आप सर्वे करेंगे और आप जाते ही होंगे फील्ड में, तो तमाम ऐसी जातियां हैं, ऐसे लोग हैं जो आज भी बहुत पीछे हैं, मुख्य धारा से बहुत पीछे हैं। तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, और संविधान की जो मूल भावना है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, तो समता लाने के लिए हमको कहीं ना कहीं उनके लिए एक आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। अब रही धार्मिक भावनाओं की बात, तो राज्य का जो कोई धर्म नहीं होता, उसमें लिखा हुआ धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, उसमें क्या होता है कि राज्य के लिए एक विशेष धर्म के लिए नहीं, सभी धर्मों को मानने वाला होता है, किसी विशेष धर्म के लिए मानने वाला नहीं होता है। यही धर्मनिरपेक्ष राज्य की मूल संकल्पना होती है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, जो निरंतर सरकारें चल रही है विपक्ष में है, वो किसी एक धार्मिक मुद्दे को लेकर के, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करके, या अपने जो प्रो रिलीजन लोग हैं उनको लोक लुभावने वादे करके इस प्रकार का फ्रैक्शन, एक घर्षण पैदा किया जा रहा है समाज में, एक तनाव पैदा किया जाता है, जिससे उनका जो है स्वार्थ सिद्ध हो सके। तो हमको तो ये देखना चाहिए कि संविधान हमको किस बात की इजाजत देता है। हमको धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। उसके लिए सभी नागरिक, चाहे वो जिस धर्म के हों, चाहे जिस जाति के हों, उसके लिए सभी समान होना चाहिए। और ऐसी नीतियाँ बननी चाहिए
ताकि उन सभी लोगों को समान लाभ मिल सके। बिल्कुल समान लाभ मिल सके। सामाजिक या राजनीतिक परिवेश को प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आईपा हमारा जो है वो कोशिश कर रहा है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे ही आपने बताया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जिन राजनीतिक मूल्यों से हमारे राजनीतिक दल भटक रहे हैं और हमारी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, युवाओं की सोच बदली जा रही है। जिन राजनीतिक मूल्यों के लिए उनको संघर्ष करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, वो लगातार उन मुद्दों से भटक कर किसी अन्य मुद्दों को, जिससे किसी विशेष लोगों को लाभ हो सकता है, उन मुद्दों पर भटक रहे हैं। लेकिन आपने एक नए तरीके का कार्यक्रम लेकर आए हैं, तो इससे आप लगातार अगर प्रयास करेंगे और लोगों को लगातार जागरूक करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से युवाओं में, समाज में, जनता में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और मेरी तो आपको दिल से शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और सफलता भी पाएंगे और समाज में बदलाव भी आपको देखने आईपा के इस अभियान में आपका कोई सुझाव या मार्गदर्शन? बस मैं तो यही चाहता हूं कि आप जो मैंने जैसे पहले कहा कि जो जन कल्याणकारी सरकारें होनी चाहिए, इन चुनावी घोषणा पत्रों से, वादों से, खोखले वादों से कुछ होने वाला नहीं है। जो संविधान में प्रदत्त मूल्य हैं, उन मूल्यों के संरक्षण के लिए, उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए अगर सरकारें काम करेंगी तो ज़्यादा बेहतर सरकार, जन कल्याणकारी सरकारें यहाँ पर आएंगी। और जब हमारी गवर्नमेंट थी तो ऐसा नहीं है कि आप अगर देखेंगे तो जन कल्याणकारी सरकार के लिए जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को लगातार स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो उन मूल्यों को लेकर के आप जनता को अगर जागरूक करते हैं, युवाओं को जागरूक करते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं, तो निश्चित ही ये कार्यक्रम एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। और मेरी इसके लिए आपको शुभकामनाएं। तो ये थे मेरे साथ महोबा जिले के बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ, जिन्होंने हमारे साथ खुलकर बातचीत की किस तरीके से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो उसे लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।